दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको सारी चीजें स्लो मोशन में दिखने लग जाती हैं। अब वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या क्या करता है आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें एक सीसीटीवी सेंटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दो औरतें एक नए एम्प्लॉय के बारे में बातें कर रही थी जो कि हमेशा चश्मा लगाकर रखता था। तभी उन्हें सीसीटीवी में एक चोरी होते हुए दिखाई देती है और वो जल्दी से पुलिस में कांटेक्ट करते हैं। वहीं वो लोग भी कैमरे में उन चोरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो चोर अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो नया एम्प्लॉय था वो आसानी से चोरों को ढूंढ लेता है, जिससे सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इस लड़के का नाम जोंगबू है और इसे एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिससे इसको सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और इसी की वजह से वो चोरों को भी इतनी आसानी से ढूंढ पाया था। जोंगबू जब छोटा था तो स्कूल की एक रेस के दौरान उसने अपनी क्रश सुमी को कुछ इस तरह देखा, जिसके बाद से उसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखने लगी। इसके बाद जब वो अपनी इस बीमारी को डॉक्टर को दिखाने गया तो इससे भी उसे कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। लास्ट में हारकर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि तुम एक काला चश्मा पहन लेना जिससे लोगों को अजीब ना लगे। अब जोंगबू के फादर उसकी इस बीमारी को कैसे भी ठीक करना चाहते थे, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं और जोंगबू अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ यहीं पर रहने लगता है। अब स्लो मोशन में देखने के कुछ फायदे भी थे, क्योंकि ये ऐसी चीजें भी स्लो मोशन में देखने लग गया था जो कि नॉर्मल आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता। अब हर वक्त काला चश्मा पहने रखने की वजह से इसे स्कूल में बुली किया जाने लगा। वहीं इसकी क्रश सुमी भी हमेशा इसकी हेल्प करती थी, जिस वजह से वो लोग बाद में सुमी को भी बुली करने लगे, जिसके बाद सुमी ने इससे दोस्ती तोड़ दी और हमेशा के लिए वहां से चली गई। अब जोंगबू का ना तो कोई दोस्त था और ना ही इससे कोई दोस्ती करना चाहता था, जिस वजह से वो गुस्से में आकर अपनी आंखों को खराब करने की कोशिश करता है और पूरे दिन सिर्फ कोरियन ड्रामा देखता रहता है। इससे होता यह है कि इसे कोरियन ड्रामा देखने की आदत लग जाती है। वहीं काफी महीने बीत जाते हैं और जोंगबू के फादर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए महीनों महीनों तक घर नहीं आते। फिर एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में जोंगबू के फादर की मौत हो गई। अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और जोंगबू भी बड़ा हो जाता है। अब उसे ही अपनी फैमिली का ध्यान रखना था और उन्हें पालना पोसना था, इसलिए वो एक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगा, क्योंकि उसे लोगों को टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता था। वहीं पर हम इसके साथी योंगसू को देखते हैं जो कि इसके साथ ही काम करता था और इससे बार बार सवाल पूछता रहता था। वहीं जोंगबू भी सिर्फ उसे उतना ही जवाब देता था जितना वो इससे पूछता था। दरअसल योंगसू ऐसा इसलिए करता था ताकि जोंगबू भी बाकी नॉर्मल लोगों की तरह सबसे बात करे और ऑफिस के बाकी लोग उसे अजीब ना समझें। लेकिन वहीं जोंगबू सीसीटीवी में देखकर लोगों के फुटस्टेप गिनता रहता है कि लोग कितने कदमों में कहां तक पहुंच जाते हैं, और इसके साथ ही वो उनकी ड्राइंग भी बनाता है। फिर एक दिन वो सीसीटीवी में अपने बचपन के प्यार सुमी को देखता है और उसे देखते ही वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि सुमी अब बहुत ही सुंदर बन चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो कर्जे में डूबी हुई है। वहीं लोन कलेक्टर रोज उसके घर पर आते हैं और उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं। उधर जोंगबू भी उसे वहीं खड़ा घूरता रहता है और फिर उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब इसके बाद से जोंगबू पूरे दिन सीसीटीवी पर सिर्फ सुमी को ही देखता रहता है और उसके डेली रूटीन को याद करता है, जैसे सुबह वो कितने बजे काम पर जाती है, घर कितने बजे आती है और वीकेंड पर क्या क्या करती है। सुमी जहाँ पर रोज खड़े होकर सोडा पीती है, वहाँ पर ये भी खड़ा होकर सोडा पीने लगता है। इसके अलावा वो पास के कूड़ेदान से एक सोफा उठाकर उसे कॉफी शॉप के बाहर रख देता है, क्योंकि सुमी यहाँ पर रोज रात को खड़े होकर कॉफी पीती थी। फिर अगले दिन जब सुमी बस स्टैंड पर खड़ी थी तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। उधर जोंगबू भी उसे बारिश में खड़ा हुआ देख लेता है और उसे छाता देने के लिए अपने साथी को लेकर सुमी के पास चला जाता है, लेकिन सुमी उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और सुमी को इम्प्रेस करने की एडवाइस मांगते हैं। अगले दिन सुमी अपने ऑडिशन के लिए जा रही थी, क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहती थी। वहीं पर उसका मैनेजर उसे कॉल करके कहता है कि तुम लेट हो गई, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सुमी उसे फोन पर ही गाना सुनाने लग जाती है, जिससे वहाँ पर खड़े सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जोंगबू भी आ जाता है और उसे फ्लावर्स देने लगता है, लेकिन इस पर सुमी उसे कहती है कि मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए और अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही था तो इसकी जगह नूडल्स का पैकेट ले आते। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जोंगबू उसे उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। लेकिन इस पर सुमी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, मेरा नाम भी सुमी है पर मैं वो नहीं हूँ। अब ये उसकी क्लासमेट सुमी तो नहीं थी, लेकिन जोंगबू अब इसे ही पसंद करने लगा था। फिर एक दिन ये दोनों फिर से मिल जाते हैं और यहाँ पर सुमी से पूछती है कि तुम उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो। ये बताता है कि मैं उसको बचपन से ही पसंद करता था और अब मैं उसे अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद सुमी उसे कहती है कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुम मेरा सामान उठाओ और मेरी हेल्प करो। फिर एक दिन जोंगबू सुमी को रोड पर बंदरों की तरह उछलते हुए देखता है, क्योंकि इसका उस म्यूजिक शो में सिलेक्शन हो गया था। इसलिए ये बहुत खुश थी
और सेलिब्रेट करने के लिए एक कैफे में जाती है। वहीं जंगबू भी वहां पर जाकर उसे बाहर खड़े होकर देखने लगता है। तभी सुमी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अंदर बुला लेती है। फिर बातों ही बातों में वो सुमी को बता देता है कि मुझे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखती है, और इसको प्रूफ करने के लिए सुमी उसकी तरफ तेजी से एक चम्मच फेंकती है, जिसको जंगबू पकड़कर उस पर लिखे हुए नंबर को बता देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जंगबू सुमी के घर के रास्ते को याद कर रहा होता है। वो फुटस्टेप गिन रहा होता है कि कितने कदमों में वो वहां पर पहुंच जाएगा। वहीं उसका साथी योंगसू भी उसे टीवी पर देख रहा होता है और सोचने लगता है कि ये पागल कर क्या रहा है। फिर रात को जंगबू सुमी से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जंगबू बताता है कि मैं एक सीसीटीवी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। फिर सुमी उसे उसी कॉफी शॉप में लेके जाती है जहाँ से वो हमेशा कॉफी पीती थी। अब यहाँ पर सुमी उसे बताने लगती है कि वो इस कॉफी शॉप के मालिक को पसंद करती है क्योंकि उसके पास कार है। अब ये सुनकर जंगबू को जलन होने लगती है और फिर सुमी के वहां से जाने के बाद भी जंगबू उस कॉफी शॉप के मालिक को बहुत देर तक घूरता रहता है। फिर अगले दिन से जंगबू सोचने लगता है कि अगर उसके पास भी कार होती तो सुमी उसे भी पसंद करती। फिर वो ऑफिस के लोगों से पूछने लगता है कि किसी के पास कार है, लेकिन वहाँ पर किसी के पास भी कार नहीं होती। दूसरी तरफ लोन कलेक्टर फिर से आकर सुमी को धमकाने लगता है और इसी के साथ ही वो उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगबू भी वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर शाम को ये दोनों फिर से मिलते हैं, जहां पर जंगबू उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम क्या करती। सुमी कहती है कि मैं रोज समुद्र के किनारे जाती और वहां पर बैठकर टाइम स्पेंड करती, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक बस ड्राइवर है। अब जंगबू उसी के साथ ही पूरे दिन भर घूमता है और शाम को सीसीटीवी में आकर देखता है कि वो अकेले ही बेसबॉल खेलता है। फिर जंगबू भी उसके पास जाकर उसके साथ बेसबॉल खेलता है और उसका झूठा दोस्त बनने का दिखावा करता है, जिसके साथ ही वो उसे अगले दिन सुमी को बस में घुमाने के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन जब सुमी बस पर चढ़ती है तो ये लोग उसे कहीं और ले जाने लगते हैं। सुमी उनसे पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो जंगबू कहता है कि मैं तुम्हें समुद्र के किनारे घुमाने ले जा रहा हूँ। अब सुमी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जंगबू इसके लिए इतना कुछ कर रहा है और वो इसे पसंद करने लग जाती है, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब होती है और उन्हें शहर के बॉर्डर पर रोक लिया जाता है। पुलिस उन्हें कहती है कि तुम एक लोकल बस में एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें मुड़कर वापस जाना पड़ता है। अब यहाँ पर सुमी पुलिस वालों से झगड़ा कर लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन सीसीटीवी डिपार्टमेंट में इनका बॉस इन्हें कहता है कि आजकल शहर में लड़कियां काफी गायब होने लगी हैं, इसलिए तुम हमेशा लोगों पर नजर बनाए रखना। तभी जंगबू की नजर सुमी पर पड़ती है, जो कि सीसीटीवी से अचानक गायब हो जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है, लेकिन तभी सुमी वहां पर आती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी, दरअसल मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे ढूंढने आते हो या नहीं। इसके बाद सुमी जंगबू के पास आती है और उसका चश्मा उतारकर उसे किस करती है। फिर रात को जंगबू सुमी को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही सुमी घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर लोन वसूलने के लिए कुछ गुंडे आए होते हैं, जो कि उसके घर को पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। वहीं जंगबू भी ये सब बाहर खड़ा देख रहा था। वो उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी उसे दिखना बंद हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। वहीं पर बिखरे हुए सामान में सुमी को उसके बचपन की कुछ फोटोज मिलती है, जो कि जंगबू ने उसके लिए बनाई थी, और ये देखकर हमें पता चलता है कि ये सुमी वही है जिसको जंगबू बचपन से पसंद करता था। फिर अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि थोड़े ही दिनों में वो अंधा हो जाएगा। अब ये बात जंगबू को पहले से ही पता थी, इसलिए उसने स्टेप्स गिनकर रखे थे ताकि जब भी वो अंधा हो जाए वो सुमी के घर तक पहुंच सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना कर्जा उतारने के लिए सुमी अपना घर बेच देती है और अपना सारा सामान लेकर अपने ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि वो वहीं पर काम करेगी और रहेगी भी वहीं जंगबू भी उसे सीसीटीवी में देख रहा होता है कि ये यहाँ से जा रही है। तभी सीसीटीवी एम्प्लॉय को एक कार दिखती है, जो कि एक किडनैपर की कार थी। तभी ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये कार एक किडनैपर की है। इसी दौरान जंगबू देखता है कि सुमी भी रोड से गायब हो जाती है। जंगबू उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अब वो देख नहीं सकता था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो सुमी को देखता है जिसको किडनैपर ले जा रहा था, लेकिन वो उसको जैसे तैसे करके बचा लेता है और वहीं सुमी भी उसका एक ट्रक एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सुमी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन जंगबू वहीं रोड पर खड़ा रह जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सुमी को देखते हैं, जो कि काफी दिनों से जंगबू से नहीं मिली क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहती है। लेकिन जब भी उसे उसकी याद आती है तो वो सीसीटीवी कैमरे में देखकर उसे हाय कर देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जंगबू अब पूरी तरह अंधा हो चुका है। फिर एक दिन ये जंगबू से एक कैफे में मिलती है। वो उसे हाय बोलती है, लेकिन जंगबू उसे बिना रिस्पॉन्ड किए वहां से चला जाता है। वो अपनी अंधों वाली स्टिक निकालकर वहां से जाने लगता है और तभी ये देखकर सुमी को पता
चलता है कि अब वो अंधा हो चुका है और ये देखकर वो बहुत रोती है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते एक आर्ट गैलरी तक पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि जंगबू ने सुमी की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाकर रखी है। अब ये देखकर सुमी बहुत खुश होती है क्योंकि अंधा होने के बाद भी वो सुमी को नहीं भूला। फिर अगले दिन वो जंगबू का फिर से पीछा करती है, लेकिन तभी वो मुड़कर उससे पूछता है कि हाँ मैडम, कहाँ पर चलना है। दरअसल यहाँ पर जंगबू को पता चल चुका था कि सुमी उसका पीछा कर रही है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।